आवाज आ रही है मेरी? हम्म। तो थोड़ा आज लेट हो गया, लैपटॉप में कुछ इशू हो गया था। तो आज हम जो चैप्टर है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 खत्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो न्यूक्लियाई, आपको पता है हम इतनी बार चैप्टर एटम हमने पढ़ा, एटम के अंदर भी हमने न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा कि एटम के सेंटर पे जो सेंट्रल कोर है, जिसपे ऑलमोस्ट एटम का एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लाई करता है, कंसंट्रेटेड है, उसको हमने न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई कह दिया था। तो अब उस न्यूक्लियाई के बारे में ये पूरा चैप्टर है। उस न्यूक्लियाई को हम बेसिकली स्टडी इसके अंदर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियाई के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोजिशन है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो वो हमें टर्म्स बेसिकली हमें पता होना चाहिए। तो वो टर्म्स के बारे में पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले टर्म्स लिख लीजिए। टर्म्स में सबसे पहला टर्म आपका आ जाएगा न्यूक्लियन। तो फर्स्ट टर्म इज न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं, लाइक की प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनको हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियन कह देते हैं। तो डेफिनेशन में लिखेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन which are present in the nuclei, which are present in the nuclei of atoms. Protons and neutrons which are present in the nuclei of atom are collectively known as nucleon, are collectively known as nucleon। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियन क्या हो गया आपका? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम क्या कह दे रहे हैं? न्यूट्रॉन को हम क्या कह दे रहे हैं? न्यूक्लियंस कह दे रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, सेकेंड टर्म है एटॉमिक नंबर। सेकेंड टर्म इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस is known as atomic number of the element and it is denoted by, किससे डिनोट करते हैं इसको, एटॉमिक नंबर को? तो केमिस्ट्री में इतने बार पढ़े हो, बता सकते जेड हो? से। किससे? जेड। जेड। जेड से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, नेक्स्ट है मास नंबर। थर्ड इज मास नंबर। ठीक है, what is mass number? Mass number, the total number of protons and neutrons, the total number of protons and neutrons present in a nucleus is called the mass number of the element। ठीक है, total number of protons and neutrons present in a nucleus is called the mass number of element and it is denoted by a। ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। देखो अगर कोई सर एक बार रिपीट कर देना। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in a nucleus, present in a nucleus is called the mass number of the element।
is called the mass number of the element. मास नंबर ऑफ सर द, इन दोनों का सम है। हाँ इन दोनों का नहीं है, एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका मास नंबर मिलेगा। मतलब कि आप न्यूक्लियॉन्स को आप मास नंबर कह सकते हो। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी न्यूक्लियस के अंदर वो मास नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब डिनोशन हमने नंबर ऑफ क्या कहते हैं कुछ टर्म्स देखे, जैसे ये है। तो अगर आप देखो कुछ, अगर हम देखें यहां से कुछ चीजें क्या सीखे सिंबल के बेस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? जेड से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम किससे डिनोट करेंगे? जेड से। अगर कोई एटम है, ठीक है, कोई भी आप न्यूट्रल एटम के लिए बात कर रही है, किसके लिए बात कर रहे हैं हम? न्यूट्रल एटम है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जो कि जेड के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, ऑफ एटम, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की अगर बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, ऑफ एटम, तो वो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एन से डिनोट करेंगे हम इसको, किससे डिनोट करेंगे? एन से। तो ये किसके बराबर होगा? ए में से जेड को माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, एन, एन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करेगा, और वो ए में से जेड को माइनस करोगे तब आपको एन की वैल्यू मिलेगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू मिलेगी। यानी कि जेड हो गया एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, जेड कैन बी शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए शो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि ए में से जेड को माइनस करने के बाद मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है, यस सर। फोर्थ टर्म जो है दैट इज न्यूक्लियर मास। देखो मास नंबर और न्यूक्लियर मास में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो न्यूक्लियर मास क्या है? द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। The total mass of the protons and neutrons present in a nucleus is called the nuclear mass. The total mass of the protons and neutrons present in a nucleus is called the nuclear mass. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? रचित, दिव्यांशु, समीर? नो सर। नो सर। दिव्यांशु क्लियर है? नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियाइड। फिफ्थ, न्यूक्लियाइड। ठीक है, न्यूक्लियाइड क्या है इसको लिखिए। न्यूक्लियाइड इज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड
is the specific nucleus of an atom characterized of an atom characterized by its nuclide is a specific nucleus of an atom characterized by its atomic number Z and mass number A. Atomic number Z and mass number A, and it is represented as x a z. ठीक है, x a z. ठीक है, जहां पे x जो है वो केमिकल सिंबल हो गया एलिमेंट का, x क्या हो गया, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट. ठीक है, ये आपको पता है ये क्या है आपका मास नंबर, और Z क्या है एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो न्यूक्लाइड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपको समझ जाना है कि ऊपर क्या होगा, हमेशा मास नंबर होगा, नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा. क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कौन सा, गोल्ड. गोल्ड का क्या होता है पता है किसी को? गोल्ड का क्या होता है 79 और 197. ठीक है, 79 197. तो 197 क्या है मास नंबर और 79 क्या है एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं न्यूक्लाइड को. आई होप ये बात क्लियर होगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स. आइसोमर आई गेस नहीं है तुम्हारा, ऐसा होगा जो भी है. देखिए पहला लिखते हैं आइसोटोप्स. फर्स्ट टर्म जो होगी आइसोटोप्स, ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा थोड़ा थोड़ा. ठीक है, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा. तो कुछ पढ़ा भी देखा होगा आपने केमिस्ट्री में, इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, तो ये में थोड़ा सा मिलता जुलता आपको होगा, तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी. तो आइसोटोप्स डेफिनेशन लिखेंगे, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have the same atomic number, atoms of an element which have the same atomic number but different mass number are called isotopes. ठीक है, यानी कि क्या है इसमें, सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट एटॉमिक मास होगा. ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मास अलग अलग होगा. जैसे कि H11, H12, H13 क्या है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ठीक है, तो ये तीनों टर्म एग्जांपल के लिए लिख सकते हो, H11, H12, H13. ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए जिसमें सभी के एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंस है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोटोप हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम. ठीक है, यानी मास नंबर डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया. तो एग्जाम्पल हो गया. और कोई एग्जाम्पल दे सकता है इसका? नहीं, एक होता है क्लोरीन. 36 लिथियम 37. क्लोरीन भी होता है, हाँ क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन का भी होता है. सॉरी, यस सर. क्लोरीन का कितना होता है 1735 और 1735 और 1736, हाँ 37. ठीक है, तो ये क्लोरीन का भी होता है. ठीक है, तो ये एग्जांपल सारे हो गए आपके
आइसोटॉप के, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और तीन एग्जांपल, तीन एग्जांपल आइसोटॉप्स के हो गए। सेकंड लिखिए आइसोबार। बार से ही समझ में आ रहा है, बार मतलब भारी, तो भारी मतलब वेट यानी मास, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आइसो बार, बार से याद कर लेना, बार, बार मतलब भारी, भारी मतलब वेट, ठीक है। तो आइसोबार, आइसोबार में क्या है, एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो लिख लिए द एटम हैविंग द सेम मास नंबर, द एटम हैविंग द सेम मास नंबर but different atomic number are called isobars. The atoms having the same mass number but different atomic number are called isobars. ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल कोई है आपके पास, हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है। हाइड्रोजन 1 3, हीलियम 2 3, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। और कोई एग्जाम्पल बताइए, क्लोरीन और सल्फर का, ठीक है। क्लोरीन और सल्फर का हो जाएगा, क्लोरीन 17 17 कितना होता है, क्लोरीन 17 37, ठीक है। और सल्फर कितना होता है, 16 37 37, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, कैल्शियम और आर्गन का। कैल्शियम क्या होता है, 20 40, आर्गन का है 18 40, ठीक है। 40. तो आप इसमें से Yes, sir. सभी का मास सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास 37, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास 40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, आइसोबार के। ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोन्स, थर्ड है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है, तो आइसोटोन में क्या है, टोन, टोन मतलब एन आ गया है ना, एन मतलब न्यूट्रॉन। देखो आइसोटोप, टॉप मतलब वेट का, यहाँ पे मास नंबर आप एटॉमिक नंबर सेम रखना है। आइसोबार, बार मतलब भारी यानी वेट यानी मास सेम रखना है। आइसोटोन, टोन मतलब एन, एन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। याद करने के तरीके, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या है कि न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम रहेगा, तो उसको हम आइसोटोन कह देंगे। थर्ड टाइप हो गया आइसोटोन्स। द न्यूक्लियाइड, लिखिए द न्यूक्लियाइड having the same number of neutrons, the nuclide having the same number of neutrons are called isotones. The nuclide having the same number of neutrons are called isotones. Example के लिए chlorine 1737 and potassium 1939, ठीक है। क्लोरीन 1737 और पोटेशियम 1939, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 20, ठीक है। दोनों के में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20, तो दोनों में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 20। 37 माइनस 17 कितना हुआ, 20। 39 माइनस 19 कितना हुआ, 20। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 20, ठीक है। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हो, एक और एग्जांपल आप ढूंढेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। इसका ये होमवर्क है आपका, नेक्स्ट एक एग्जांपल होमवर्क में आप ये आप लिखिए, इसको आप ढूंढ के लाएंगे, आइसोटोन का एक और एग्जांपल, ठीक है। ओके, आइसोमर भी होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोमर। तो आइसोमर आई गेस नहीं है सिलेबस में, बट समझ लीजिए आइसोमर क्या होता है। आइसोमर का मतलब होता है कि आइसोमर में एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक वेट यानी मास नंबर भी सेम है, बट उनका जो फॉर्म होता है, एग्जिस्टिंग फॉर्म जो होता है वो अलग हो जाता है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो अलग अलग है, उनको हम आइसोमर कहते हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सेम है, मास सेम है, बट उनके जो
एग्जिस्टिंग फॉर्म है, यानी कि जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो स्ट्रक्चर से जैसे स्ट्रक्चर अलग हो जाना तो वो आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गया आइसोमर, तो ये चीज हो गया। क्लियर है? चलिए यहां तक अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। दिव्यांशु, समीर, रचित। दिव्यांशु क्लियर है? No, sir. ओके। समीर? Yes, sir. Clear. क्लियर है, ओके। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस टॉपिक हमारा होगा। एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मासेस में सबसे आता है, पहले आता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एएमयू भी कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट लिखिए क्या होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, वन एटॉमिक मास यूनिट is defined as, one atomic mass unit is defined as 1/12 of 1/12, 1/12। ठीक है, 1/12, 1/12 of the actual mass, 1/12 of actual mass of carbon 12 atom, 1/12 of actual mass of carbon 12 atom, कार्बन 12 एटम इस तरीके से लिखना, कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी कि वन एएमयू अगर आप लिखना चाहते हो तो वन एएमयू जो होता है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम के मास के बराबर होता है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 का जो एक्चुअल मास होगा उसका 1/12 अगर आप निकालोगे तो वो मास के बराबर आपका 1 एएमयू होता है। तो आप 1 कार्बन 12 एटम है, ठीक है, तो 1/12 है, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एक्चुअल एटम का एक्चुअल मास जो होता है वो कितना होता है? एक्चुअल मास जो होता है वो होता है 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 केजी। ठीक है, 26 केजी। अब इसका 1/12 निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो ये 1 एएमयू की वैल्यू होगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई? 1 एएमयू की वैल्यू हो गई। क्लियर है? तो मतलब कि आपने देखा होगा 1U, जैसे कि हाइड्रोजन का मास है 1U, तो जो 1U आप मास लिखते हो अगर उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो उसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर वो केजी में आएगा। ठीक है, जैसे आपने कार्बन का ये मान लीजिए हीलियम का मास लिख दिया 4, ठीक है, तो हीलियम का मास 4 आया तो 4U आया वो, ठीक है, 4U आया, उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप? इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरीके से ये 1 एएमयू की वैल्यू है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट?
दिव्यांशु डन, रचित डन, समीर Done, sir. डन, ओके Done, sir. ओके। अब यहाँ पे एक चीज है, आप पढ़ते ही आ रहे हैं, हम पहले भी यूज करते हुए आ रहे हैं कि आप पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बहुत जगह यूज करते थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, जिसको हम ईवी से डिनोट करते हैं, ये भी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो, उसको अगर जूल में कन्वर्ट होना होता है तो हम क्या करते हैं, 1.6 इंटू, यानी और एग्जैक्ट वैल्यू ली जाए तो 1.602 है ना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता था। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में थी। अब ये जो है, अगर मान लो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा की वैल्यू कितनी होती है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको भी कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, तो कितना चला जाएगा, ये 6 गया तो कितना बच गया, 6 में से -13 बच गया है ना। तो आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी जूल में, 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो अभी क्या है, इस चैप्टर में ज्यादातर जो आंसर्स हमें निकालने होंगे वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने होंगे, ठीक है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने होंगे। अब इस कैसे निकालेंगे, क्योंकि एनर्जी की बात होगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो उसके लिए या तो आप डायरेक्ट लर्न कर लो कि किसी को भी मेगा इलेक्ट्रॉन में निकालना है तो 931 से मल्टीप्लाई कर दो। पर ये 931 आया कैसे, तो उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं कि अगर हम देखें तो 1 AMU यानी कि हम बोले मास, ठीक है, एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी अगर देखो तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है EmC², ठीक है, रिलेशन जो हमने पढ़ा है ना, रिलेशन हमने जो पढ़ा है वो क्या है, EmC²। तो अगर m की बात करूं तो m यहाँ पे अगर हम 1 AMU ले रहे हैं, AMU ले रहे हैं, तो वो राउंड ऑफ अगर वैल्यू ली जाए तो कितना हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर m की वैल्यू इतनी ले ली जाए तो m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। c की वैल्यू अगर बात करो, c की वैल्यू आपको पता है, अगर एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.998 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब ये हम इसको राउंड ऑफ करके 3 ले लेते हैं, है ना, राउंड ऑफ करके क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो अब ये हो गया। अब आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू पुट करोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27, c की वैल्यू पुट करोगे 2.998 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। अब ये जो आया है जूल में आया है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है ना, -19 से इसको कन्वर्ट करोगे, तब जाके ई जो है वो आपको क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेटली मिलता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या मिलता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलता है। तो यहां से आप देखते हो कि जो एनर्जी है फॉर 1 AMU, एनर्जी फॉर 1 AMU मास के लिए, तो 1 AMU जो आपका आता है वो अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इस चीज को हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना होगा, तो इस चीज को आप यूज करोगे। अब ये कैसे आया ये आप समझ गए हैं, तो इसको जरा नोट कर लो। वैसे बस आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम का है वो इतना है कि 1 AMU जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 AMU की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर है, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे।
सर ये 1.602 से डिवाइड क्यों करा? 1 पॉइंट ये 602 into 10 के पावर 19। ये वाली वैल्यू यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने यस के लिए सर। अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो ये जूल में आंसर आएगा। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो चीज है रिवर्स प्रोसेस। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिवर्स करोगे तो डिवाइड कर दोगे। ओके सर। सर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है हर बार। मोस्टली केस में क्वेश्चन में बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, ठीक है। जब जानबूझ के बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, क्वेश्चन में बोलेगा कि कैलकुलेट द आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आंसर जूल में आ रहा होगा। अब उस जूल को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा, तो 931 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो एएमयू के बेस पे आप करोगे। मान लो कि मास आपको गिवन है 1 एएमयू, तो 1 एएमयू के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सिंपल, ठीक है। अगर बोल दे कि 5 एएमयू है तो 5 एएमयू के लिए 931 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। तो इस तरीके से, ओके सर। ठीक है, डन। डन सर। समीर, डन सर। डन, ओके। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियर साइज। नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज, ठीक है। तो न्यूक्लियर साइज की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर साइज में क्या है कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो वॉल्यूम है किसी भी साइज का, किसी भी न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम, है ना, उतना बड़ा साइज। मास नंबर बड़ा होगा, एटम से साइज बड़ा होगा, यानी उसका वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली, लिखिए, it is experimentally observed that volume of nucleus is directly proportional to the mass number, capital A, ठीक है। if, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, if r be the radius of nucleus, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, मास नंबर पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। प्रोपोर्शनल 4/3, प्रोपोर्शनल उधर जाएगा तो 3a/4 पाई, ये उधर जाएगा, क्यूब हटाओगे तो ये जाएगा इस तरफ 3a/4 पाई। इसको आप लिख सकते हो r प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई क्यूब, और a की पावर आप क्या लिख सकते हो, 1/3, ये लिख सकते हो, ठीक है। a की पावर क्या लिख सकते हो, 1/3, और इसकी भी पावर 1/3 लिख सकते हो, है ना, इसकी भी पावर 1/3 लिख दो। और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह पे अगर एक वैल्यू पुट कर देते हो, यानी कि सॉल्व कर देते हो, तो सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल का इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू r0। तो ये फॉर्मूला आ गया साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए, ये फॉर्मूला आ गया साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए, वेयर r इज द न्यूक्लियस रेडियस, जो मैंने ऊपर लिखा है, और r की जो वैल्यू, r0 की जो वैल्यू है, ठीक है,
इसको आप बोल सकते हो आर नॉट को इंपेरिकल कांस्टेंट, वेयर आर नॉट क्या है, इंपेरिकल कांस्टेंट, ठीक है, इंपेरिकल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 इंटू 10⁻15, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.5 1.2 सॉरी 1.2 आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आर नॉट, एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट ए बाय ए की पावर 1/3। क्लियर है ये, इसको नोट कर लीजिए। पैसे नहीं है मेरे पास, पूरे वाले तो पाएंगे बड़ा। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं दोबारा रीहोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग रिकनेक्ट करिए।